आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली में ताबड़तोड़ हो रही है बैठकें, पाकिस्तान के भाग्य पर फैसला लेगी नरेंद्र मोदी सरकार। संजय राउत ने रखी गृह मंत्री के खिलाफ एक्शन की मांग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की आज बत्ती गुल की अपील। दहल उठा कोलकाता, होटल में आग लगने से 14 लोगों की मौत, जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदे शख्स। ये देश हित में ठीक नहीं, मायावती ने पहलगाम हमले को लेकर राजनीतिक दलों को दी नसीहत। नए विवाद में अखिलेश यादव, बाबा साहेब अंबेडकर के साथ तस्वीर पर भड़की बीजेपी। पाकिस्तान के लिए बुरे दिनों की शुरुआत, पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग पर जेडीयू ने कही बड़ी बात। अब खबर विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देश का माहौल गर्म है। लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर है। दिल्ली में लगातार हाई लेवल बैठकें हो रही हैं। आज भी 4 उच्च स्तरीय बैठकें हुई। इन्हें काफ़ी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें पीएम ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेनाओं को अपने फैसले लेने की छूट दी थी। इन बैठकों में पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया पर अहम फैसला हो सकता है। हम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का स्वागत और सत्कार करते हैं, जिसमें सेना को खुली आज़ादी है कि वो कब, कहां और किस तरह से प्रहार करती है। एक गाइडलाइन जारी की गई उनके नेताओं के लिए, जो हाल के दिनों में बयान है, साथ में मायावती ने भी ट्वीट किया कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। कांग्रेस के कुछ बड़बोले नेता अपनी भी पार्टी का और देश का भी माहौल खराब करने पर लगे हुए हैं। ये समय एकजुटता दिखाने का है, सेना के प्रति भी और सरकार के द्वारा लिए गए किसी भी कदम के प्रति। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देश में आक्रोश की लहर है और अब पाकिस्तान से बदला लेने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के ऐलान के बाद से हाल ही में भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट की डील की है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का कहना है कि बदला तो हमारी इंडियन आर्मी लेगी, गृह मंत्रालय पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। संजय राउत ने पहलगाम हमले पर केंद्र सरकार की जवाबदेही बताते हुए कहा, आर्मी तो कश्मीर में है, फिर भी पहलगाम हमला हुआ, आर्मी के ऊपर छोड़कर आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आर्मी को फ्री हैंड देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। देश के हमारे हिंदुस्तान की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है। अभी कल ही हमने देखा कि फ्रांस से फिर एक बार राफेल की खरीदी हो गई। 60,000 करोड़ का डील हुआ है। कल पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है ना, तो राफेल की खरीदी हुई है। पहले से 32 राफेल है और कल 26-27 राफेल की खरीदी हुई है। ये चलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने आर्मी को फ्री हैंड दिया है, आर्मी को फ्री हैंड देना ही चाहिए। आर्मी है इसलिए कश्मीर भारत में है। आर्मी को फ्री हैंड तो कश्मीर में भी था ना, फिर भी हमला हुआ है। हाउ द जोश, आप बताइए जोश क्या है, जोश कहाँ गया आपका? हाँ, कश्मीर फाइल निकाली और सब क्या प्रधानमंत्री से लेकर सब आंसू पहुँचकर बाहर निकले। अब क्या हो गया? आपने क्या किया फिर? अब ये आपकी फाइल निकालनी चाहिए, गृह मंत्रालय फाइल, होम मिनिस्टर फाइल निकालनी चाहिए। क्या करेंगे आप? मुझे जेल में डालोगे ना? डाल दो। मैं सच बोल रहा हूँ और सच बोलते रहूँगा। यूट्यूब चैनल बंद किए, पाकिस्तान के किए, करेक्ट, उससे कुछ नहीं होता, वो बदला नहीं होता है, वो नौटंकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज वक्फ एक के खिलाफ एक पब्लिक प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, जिसमें कुछ वक्त के लिए लाइट बंद करने की सलाह दी गई है। एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया है और लोगों से अपील की है कि वो 15 मिनट के लिए अपने घरों की लाइटें बंद रखें। पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ये अपने विरोध को दर्ज कराने का एक तरीका है, जिसमें हम कुछ देर के लिए लाइट को बंद रखें। इससे ये साबित होगा कि हम अपने हक के लिए बेदार हैं। आप तमाम की इत्तला के लिए और आप तमाम से एक गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़ जो एक पब्लिक प्रोटेस्ट को लॉन्च किया है, उसके एक प्रोग्राम के तहत कल 30 अप्रैल के दिन शाम में 9 बजे से 9:15 बजे तक बत्ती गुल का प्रोग्राम है। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरमंदाना अपील है कि आप लोग कल अपने घर की लाइट
रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक बंद रखिए, ताकि हम नरेंद्र मोदी की हुकूमत को एक पैगाम दे सकें कि उन्होंने जो वक्फ अमेंडमेंट कानून बनाया है वो भारत के संविधान और ख़ास तौर से फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 25, 26 का ये वायलेशन है और ये ख़ास तौर से मुसलमानों के धर्म वक्फ बोर्ड में मदाखलत इस कानून के ज़रिए की जा रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग कल 30 अप्रैल के दिन रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक 15 मिनट के लिए अपने घर की, अपने दुकान की लाइट को सिर्फ 15 मिनट के लिए बंद करके अपने एहतजाज को दर्ज करवाइए और एक पैगाम दीजिए कि ये कानून एक काला कानून है जो भारत के संविधान के खिलाफ और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनाया गया है। मेरी आप तमाम से ये अपील है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को जमकर घेरा और उसे कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत पाकिस्तान के किसी भी दाव का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान द्वारा परमाणु ताकत का बार बार जिक्र करने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे पास भी परमाणु ताकत है और यह शक्ति पाकिस्तान से पहले हमारे पास थी। उन्होंने पाकिस्तान को भी बताया कि भारत को किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए और पाकिस्तान की किसी भी चाल का जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने आज मीटिंग की है और उसमें आपको कहा है कि आपको फुल गो है, जो भी आपको लगता है आप कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने तो पूरा समर्थन प्रधानमंत्री को दे रखा है, उसके बाद तो हमारे साथ कोई सवाल होना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जाने जो काम करना वो करना है। सर, जिस तरह पाकिस्तान का कहना है कि हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड है और इस तरह से वो कह रहे हैं, तो क्या लगता है? भैया, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, उनसे पहले है। मुझे वाजपेयी जी का याद आता है जब मैं उनके साथ नीचे रख गया था पोखरण, तो उन्होंने वहां कहा था कि हम लोग कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कोई और हमें जोर नहीं करेगा, हम पे पहला वॉर नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने कभी भी आक्रमण पहले नहीं किया है, वहीं से आया है और हमने जवाब दिया है। आज भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर अगर वो इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर हमारे पास भी वो है। खुदा करे कि ऐसी बात ना हो। मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख चेहरे मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने 29 अगस्त 2025 से मुंबई में आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की है। मीडिया से बात करते हुए मनोज ने कहा कि सरकार ने बार बार मराठा समाज से वादा खिलाफी की है। पिछली बार आंदोलन के दौरान सरकार ने 4 मांगों को तुरंत मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी किसी मांग पर अमल नहीं हुआ। मनोज जरांगे ने साफ कहा है कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि आंदोलन की अगली रणनीति 1 अगस्त को घोषित की जाएगी। साथ ही समाज से अपील की है कि वे 28 अगस्त तक सभी काम निपटा लें और पूरी ताकत के साथ आंदोलन में साथ आएं। मनोज जरांगे पाटिल का कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के बिना समाज को न्याय नहीं मिलेगा। यह अनशन आज़ाद मैदान या मंत्रालय के सामने किया जाएगा। मनोज पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नेता छगन भुजबल पर भी निशाना साधा। जरांगे ने कहा कि सत्ता कभी भी पलट सकती है, इसलिए घमंड में न रहें। उन्होंने मांग की कि मराठा और कुनवी समाज के लिए एक समान प्रमाण पत्र जारी किए जाए और गजेट नोटिफिकेशन के जरिए आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाए। कोलकाता से हादसे की एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां कल देर शाम बड़ा बाजार इलाके के मेचुआ फल पट्टी इलाके में ऋतुराज होटल में लगी आग में 14 लोगों की मौत हो गई। हादसा कल रात 8:15 बजे कोलकाता के व्यवस्थम इलाके में से एक मछुआ फल पट्टी के एक रेस्टोरेंट में हुआ। आग लगते ही रेस्टोरेंट के अंदर अफरा तफरी मच गई। फौरन फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन संकरा रास्ता होने की वजह से फायर ब्रिगेड की टीम को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की घटना में जिन 14 लोगों की मौत हुई है उनमें से 11 पुरुष, 1 महिला, 1 बच्चा और 1 बच्ची शामिल है। इनमें से 8 शव की पहचान हो चुकी है। कहने का तो कुछ बचा नहीं है, कहने का क्या बचा है। 14 आदमी का मौत हो गया, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरत भी थे। वो उसमें से काफी जो हमारा स्टेट का भी नहीं है। अब कहने का क्या बचा है। ये इस बंगाल में ना आप अब अगर जिंदा हो वो खबर है, मर जाते हो तो खबर नहीं है।
अब जिंदा है अभी तक वो खबर है, अब मर गया वो स्वाभाविक है। कहा जा रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम भी काम देखने का काम किसका था? देखने कश्मीर में घुसपैठे कैसे घुस गया, जो सवाल पूछते हैं मैं उनसे पूछता हूं, जिनको 4 तल्ला 5 तल्ला मकान गैर कानूनी बन जाता है उसको दिखता नहीं है और वो ये सवाल उठाते हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री जी ट्वीट किए हैं कि पीएम यही तो हमारा प्रधानमंत्री का काम है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट अभी तक सोया है, हमारा गवर्नमेंट अभी तक सोया है। प्रधानमंत्री जी राम मंदिर किया था ना, और इनको पूरी से खदेड़ दिया गया था, उसका गुस्सा उठाने के लिए अभी ये भगवान को लेके भी खेलते हैं। बोलता है कि भगवान समुद्र में तैरते हुए आ गया। ऐसा नहीं चलता है भैया, भगवान को लेके खेला। आप पूजा दे रहे हो, तुम हिंदू का शास्त्र के हिसाब से दोगे ना। बोलता है माँ माटी मानुष गोत्रो। अरे भाई ऐसा हिंदू में सब नहीं है, तुम मानो ना मानो, तुम खेलो मत उसको लेके। अब उसका बुरा नतीजा हो रहा है कि नहीं हो रहा वो नहीं मुझे मालूम। भ्रष्टाचार मामले में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अब आज दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्रांच ने आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में FIR दर्ज की है। यह मामला सरकारी स्कूलों में कक्षा निर्माण परियोजना में करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक यह मामला 12,748 कक्षाओं या भवनों के निर्माण से जुड़ा है, जो आप सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए हैं। आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचारी नीतियों का विरोध करती रही है और आज का दिन आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के लिए बहुत ही निर्णायक दिन है। शिक्षा क्रांति के नाम पर वोट मांगने वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के काले कारनामों को कई बार हमने उजागर किया है, लेकिन आज जब भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने शिक्षा एवं शिक्षा सुधार के नाम पर क्लासरूम के निर्माण में घोटाला करने पर आम आदमी पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और जेल में मसाज कराने वाले मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज की है। हमारी एक मांग ये भी है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के साथ साथ एंटी करप्शन ब्रांच अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच करे। लगातार जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी 2015 में अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए, उन्होंने तब से कैसे भ्रष्टाचार करना है उसकी नींव रखनी शुरू कर दी थी कि हर विभाग में मुझे इतना 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 भ्रष्टाचार करना है। तो उसका उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखना शुरू किया कि हाउ टू मेक मनी। पहलगाम आतंकी हमले और भारतीय नागरिकों के सामूहिक नरसंहार के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल बना हुआ है। लगातार मांग की जा रही है कि आतंकियों और उसके आका पाकिस्तान पर कड़ा एक्शन लिया जाए। इस बीच भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर बहस भी हो रही है। ऐसे समय में बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी व बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है जो देशहित में ठीक नहीं है। देखिए, सुश्री बहन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस दिन ये घटना घटी उसके बाद लगातार अपनी इस बात को वो कहती रही हैं कि ये देश की जो सीमाओं की सुरक्षा का सवाल है, जनता की जान माल और हिफाजत का सवाल है, उस पर पूरे देश को एक होना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये उन्होंने बयान शुरू में भी दिया और उसको कई बार वो दोहरा चुकी हैं। आज फिर सुश्री बहन मायावती जी का ये बयान आया है
और इन हालातों में आया है जब विपक्ष के कुछ लोग अलग एक भाषा में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस समय पूरे देश को एकजुट रहने की जरूरत है, जिस भावना को उन्होंने व्यक्त किया है, और राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा से विचार परम पूज्य बाबा साहब भी प्रकट करते रहे हैं, और ऐसे मौके पर जब 20 निर्दोष लोगों की जान गई हो, राजनीति करने की कोशिश करना ये बहुत ही अशोभनीय कार्य है, निंदनीय कार्य है, जो सुश्री बहन मायावती जी ने अपने वक्तव्य के द्वारा लोगों से खास तौर से विपक्ष से अपील की है। देखिए, परम पूज्य बाबा साहब पूरे देश और पूरे विश्व की निधि हैं। ये समाजवादी पार्टी का मैंने एक पोस्टर देखा, अखिलेश यादव और उनके साथी लोग एक पोस्टर लेके खड़े हुए हैं। ये देखिए, वो पोस्टर लेके खड़े हुए हैं जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि वो परम पूज्य बाबा साहब के समकक्ष हो गए हैं। वही लखनऊ विश्वविद्यालय पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के आश्रितों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक राय का कहना है कि हम पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के आश्रितों का लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए स्वागत करेंगे। उनकी शिक्षा, आवास, पुस्तकों आदि का खर्च विश्वविद्यालय द्वारा उठाया जाएगा। अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकवादियों द्वारा हमारे देश के 26 नौजवान लोगों की नृशंस हत्या की गई, लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और मैं अपने निजी ओर से इस कृत्य की कठोरतम शब्दों में भर्त्सना करता हूं। इस प्रकार का हमला उन 26 लोगों पर नहीं है, बल्कि पूरे देश की आत्मा पर है। ऐसी संकट की घड़ी में पूरे देश को हाथ से हाथ में लाना है, एक दूसरे का सहयोगी और साथी बनना है। विश्वविद्यालय के कुलपति के अधिकार से मैंने ये पहल की कि जो भी इसमें डिसीज्ड हुए हैं उनके डिपेंडेंट्स यदि लखनऊ विश्वविद्यालय में आकर किसी भी प्रोग्राम में पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। इसमें उनकी पूरी पढ़ाई का खर्च, उनकी शिक्षा का, उनके खाने का, उनके रहने का, उनकी किताबों का, उनकी लैब का, जिस भी प्रकार का खर्च होगा, इस सारे खर्च को लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार उठाएगा। और मैं आह्वान करता हूं कि ये एक NAC A++ एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है, NIRF की, QS की, टाइम्स की अच्छी रैंकिंग प्राप्त है। हम कैटेगरी 1 की यूनिवर्सिटी हैं। अच्छी शिक्षा, मॉडर्न शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, हर प्रकार की शिक्षा हम उपलब्ध कराते हैं। तो इन डिसीज्ड के डिपेंडेंट्स जो भी हमारे यहाँ आके पढ़ना चाहेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल ही मुझे लगता है जो भी एक राष्ट्रहित में कोई भी व्यक्ति पहला कदम उठाता है तो उसका फिर फॉलो अप एक्शन बहुत जगह से होता है। और ये तो मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूं तो मैं यहाँ के लिए कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जरूर कि हमारे संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं, यदि कोई किसी के घर के पास है ये और वो वहाँ दाखिला लेना चाहता है तो मैं उन सभी का आह्वान करूंगा कि वो सब इस प्रकार की एक पहल करेंगे ताकि हम अपनी ओर से एक श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें उन सभी लोगों को। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ दिखाया गया। इस पोस्टर में आधा चेहरा बाबा साहेब अम्बेडकर और आधा चेहरा अखिलेश यादव का है। इसके बाद इस पोस्टर पर बवाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी ने सपा अध्यक्ष के इस पोस्टर को लेकर सवाल उठाए हैं और उसे बाबा साहेब का अपमान बताया है। अखिलेश यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। इन्होंने बाबा साहब का आधा चेहरा अपना चेहरा लगा करके फोटो बनाया और ये कह सकते थे कार्यकर्ता ने कर दिया, हम क्या करें, लेकिन कार्यकर्ता वो फोटो इनको उपलब्ध कराया गया, गिफ्ट किया गया। ये आदमी जो बाबा साहब का अपमान करता रहा, कन्नौज भीमराव अंबेडकर कॉलेज का नाम बदल दिया, बाबा साहब का नाम हटा दिया। इसी जनेश्वर मिश्रा पार्क में जिसका नाम था अंबेडकर ग्रीन गार्डन, और उस ग्रीन गार्डन को नाम हाकर जनेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया। हम भी जनेश्वर जी का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री थे, कहीं और बना सकते थे, लेकिन इन्होंने बाबा साहब को अपमानित करना था। उसी तरह से जैसे मुगल हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना लेते थे, वही काम अखिलेश यादव ने किया। दलितों के लिए जनेश्वर मिश्रा पार्क जो बाबा साहब के नाम पर था उसको करके अपमानित किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने मांग की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है। इससे पहले कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले के परिप्रेक्ष्य में संसद का सत्र बुलाने की मांग की थी।
सपा सांसद इकरा के मुताबिक सोमवार को उन्होंने यह चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय में दी है। इकरा ने पत्र में लिखा है कि मैं ये पत्र एक फिक्रमंद नागरिक और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की हैसियत से आपको लिख रही हूँ। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो दर्दनाक हमला हुआ उसने पूरे मुल्क को सदमे में डाल दिया है। ऐसे वक्त में पार्लियामेंट को सामने आकर आवाम के जज्बात, दर्द और उम्मीदों को आवाज़ देनी चाहिए। ये बहुत ही नाजुक घड़ी है। हमें उन मासूम लोगों को श्रद्धांजलि पेश करनी चाहिए जो इस हमले में शहीद हुए। साथ ही ये भी जाहिर करना चाहिए कि हम सब एक है, अमन, इंसाफ और एकता के उसूलों पर कायम है। कैराना सांसद ने लिखा कि मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि पार्लियामेंट का एक खास सेशन बुलाया जाए जो सिर्फ इसी मुद्दे पर हो कि इस हमले के बाद मुल्क की सलामती, आवाम की ताज़ा हालात और उनके जज्बात पर खुलकर बातचीत हो। इससे न सिर्फ एक मजबूत पैगाम जाएगा कि हमारा लोकतंत्र जिंदा है, बल्कि ये भी साबित होगा कि हम किसी भी तरह की दहशतगर्दी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। उम्मीद है कि आप मेरी इस अपील को संजीदगी से लेंगे और जल्द कोई कदम उठाएंगे। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। राजनीतिक दल एकजुटता से आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। पीएम मोदी भी लगातार हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं। आज भी पीएम मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास पर 4 बैठकें हुई। इस बैठक में अहम फैसले लिए गए। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, ये फैसला अप्रत्याशित नहीं था। विपक्ष को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जो ये बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं, उनकी शहादतों को हिंदुस्तान भूल नहीं सकता है और इसीलिए ये सीसीएस की बैठक, बड़े कूटनीतिक निर्णय लिए गए और उसके बाद पूरी दुनिया ने जो एकजुटता दिखाई है, फिर सीडीएस, एनएसए और आर्मी चीफ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इनको बुलाया जाना और उसके बाद इस तरह का निर्णय निसंदेह पाकिस्तान के लिए बुरे वक्त की शुरुआत हो गई है। कठिनाइयों का सामना वो पहले से भी कर रहे थे, लेकिन अब जो उन पर होगा उसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। वही जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज कहा कि बिहार में एक बात तो तय है कि लोग बदलाव चाहते हैं, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो या कोई भी जाति धर्म हो, लोग बदलाव चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 30 से 35 सालों में सभी पार्टियों के नेताओं को देख लिया है। बिहार की बुनियादी समस्याओं जैसे शिक्षा, रोजगार, पलायन में कोई सुधार नहीं हुआ है। वे दूसरे राज्यों में हो रही तरक्की को देख रहे हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बदलाव का अग्रदूत कौन होगा, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये साफ है कि वे बदलाव चाहते हैं। देखिए, बिहार में एक बात तो तय है कि जो 60% से ज्यादा लोग हैं वो बिहार में बदलाव चाहते हैं। वो चाहे राजद का समर्थक हो, भाजपा का समर्थक हो, जदयू का समर्थक हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव इसलिए चाहते हैं कि लोगों ने 30-35 साल में सब प्रयास करके देख लिए, सभी दलों को, नेताओं को देख लिया। बिहार की जो स्थिति है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, खासकर शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, वो बिल्कुल उसमें कोई सुधार हुआ नहीं है। और लोग दूसरे राज्यों को देख रहे हैं, देश की में हो रही तरक्की को देख रहे हैं और कहीं न कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो उनकी एक सोच है कि भाई बिहार में बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव का वाहक कौन होगा, उस पर डिबेट हो सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है कि क्या जनसुराज के पक्ष में लोग हैं या नहीं है, लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं, इतना तो बिल्कुल स्पष्ट। मैंने 2-2.5 साल से जो भी मैंने बिहार को देखा, समझा है, वो स्पष्ट है कि लोग बदलाव चाहते हैं। वो दूसरी यात्रा नहीं, यात्रा तो मैं 20 मई से शुरू करूंगा, बिहार बदलाव यात्रा। वो सारण के सिताब दियारा, जो जेपी का गांव है, वहां से शुरू करेंगे। वो 20 मई को शुरू होगा। 11 मई को हम लोग जनसुराज पार्टी की ओर से एक पूरे राज्य में हस्ताक्षर अभियान, प्रोटेस्ट अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत 3 मुद्दे जो बिहार की सामाजिक राजनीतिक जीवन के डिबेट का, चर्चा का के केंद्र बिंदु में रहा है। एक है जातीय जनगणना, दूसरा है यहाँ दलित महादलित परिवारों को जमीन देने की बात, और तीसरा यहाँ एक चल रहा है भूमि सर्वे। इन 3 विषयों पर नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी और उन्होंने क्या कहा और क्या किया, उसको लेकर हम लोग जनसुराज के सारे परिवार के सदस्य करीब करीब बिहार में 1 करोड़ लोगों से जाकर बात करना चाहते हैं, उनसे सहमति, उनका हस्ताक्षर लेना चाहते हैं। विषय यह है कि जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया आज से करीब 2 साल पहले,
तो 24 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार जी की तब की सरकार ने, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहा है। उधर पाकिस्तान खुद को पाक सा बता रहा है। वो कह रहा है कि हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर गुहार लगा रहा है। दोनों देशों में जारी तनाव के बीच अमेरिका का रुख भी अहम हो जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश किसका साथ देता है, इस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। वैसे तो अमेरिका और भारत के बीच अच्छे संबंध है, लेकिन मौजूदा स्थिति में अमेरिका का अप्रोच बैलेंस रहा है। वो दोनों देशों से बातचीत की बात कह रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने कहा कि हम दोनों देशों से बात कर रहे हैं, लगातार बातचीत चल रही है और मल्टी लेवल पर हो रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात करेगा। उन्होंने कहा कि हम वहां होने वाले सभी घटनाक्रमों पर भी नज़र रख रहे हैं। ब्रूस ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ कई स्तरों पर संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ये संपर्क सिर्फ विदेश मंत्री स्तर पर ही नहीं बल्कि कई स्तरों पर है। टेमी ब्रूस ने कहा कि हम निश्चित रूप से सभी पक्षों को एक जिम्मेदार समाधान के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दुनिया इस पर नज़र रख रही है, लेकिन मेरे पास इस संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है। भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है क्योंकि वॉशिंगटन चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना चाहता है। वहीं पाकिस्तान भी वॉशिंगटन का सहयोगी बना हुआ है। भले ही पड़ोसी अफगानिस्तान से 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद उसका महत्व कम हो गया हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा निंदा किए गए हमले के बाद वॉशिंगटन ने सार्वजनिक रूप से भारत के प्रति समर्थन व्यक्त किया, लेकिन उसने पाकिस्तान की आलोचना नहीं की। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।